हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है मेरा, और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन ये टॉपिक है। इसमें हमने पहले पढ़ा है पुर्तगालियों का आगमन। अब हम लोग डच, या इसको हॉलैंड कहते हैं, हॉलैंड वासी हैं डच, उसका भारत आगमन पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और सबसे ज्यादा अगर किसी, विशेषकर बीपीएससी या बिहार दरोगा जैसे परीक्षाओं में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है। मान के चलिए अगर 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का रहता है, उसमें लगभग 20% मतलब 20 क्वेश्चन जो है, 18 से 20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, बाकी 10 से 12 क्वेश्चन मिडाइवल और एंसेंट का होगा। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके समक्ष जो वीडियो प्रस्तुत करने का मेरा जो प्लान है वो है कि आप किसी भी एग्जाम में बिना कन्फ्यूजन हुए हर प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। चलिए मित्रों, हम आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। जैसा कि अभी पता है कि पुर्तगाली के बाद डच आए हैं, तो डचों के बारे में जानते हैं। डच का पहला अभियान कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आया है। क्या आया है? कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में। और ये सबसे पहले सुमात्रा में गया। सुमात्रा है ना, सुमात्रा में। फिर ये पूछेगा क्वेश्चन कि ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज मतलब पूर्वी देश, पूर्वी देश में डचों का पहला अभियान कहाँ है? कार्नेलियस के नेतृत्व, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में सुमात्रा में। और कब है? 1595 से 96। मित्रों, इसके बाद यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई कब? 1602 ईस्वी में हुई है। इसके बाद प्रारंभिक रूप में जो डच कंपनियां हैं, प्रारंभिक रूप में काली मिर्च, कौन है? काली मिर्च और मसालों के व्यापार तक सीमित थी, इसलिए इन्होंने इंडोनेशिया को केंद्र बनाया। इंडोनेशिया को केंद्र बनाया। अब देखते हैं 1613 ईस्वी में जाकार्ता को जीता है ना। इसके बाद 1641 में मलक्का को, इसके बाद 1658 में सिलोन जो श्रीलंका है, सिलोन को अपने कब्जे में लिया। दोस्तों, आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि अंग्रेज भारत या फिर जितने भी यूरोपियन कंट्री के हैं वो सब भारत आए, उसका मूल उद्देश्य व्यापार करना था। भारत की राजनीतिक व्यवस्था के उठापटक को देखते हुए उन्होंने अपने यहाँ पर पैर जमाना शुरू किया और एक साम्राज्य का निर्माण किया। जो आप इस साम्राज्य के निर्माण के चरण में ब्रिटिश सफल हुए, बाकी अन्य कंपनियां मतलब असफल हो गई। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं इसमें, देखिए 1605 में मसूलीपट्टनम, जिसको मसूलीपट्टनम भी बोलते हैं, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। भारत में 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है बराबर, बिल्कुल कंफ्यूजन में आने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए दोस्तों। अन्य फैक्ट्रियां कब कब स्थापित हुई है? तो पुलिकट में 1610 में, है ना। इसके बाद सूरत में 1616 में। अच्छा, डचों की सबसे अधिक कमाई देने वाली अगर कोई फैक्ट्री थी तो वो सूरत थी, और सूरत जानते ही है गुजरात में है, और सबसे अधिक कमाई देने वाली फैक्ट्री थी। इसके बाद साउथ इंडिया में है विमलीपट्टनम, वहां पे स्थापना किया है 1641 में। कराईकल, जिसको कारिकल भी बोलते हैं, है ना, पुडुचेरी का हिस्सा है आज के डेट में, वो 1645 ईस्वी में। चिनसुरा में 1653 ईस्वी में। देखिए, चिनसुरा में गुस्तावुल किला का निर्माण किया। और चिनसुरा जो इलाका है दोस्तों, वो है हुगली के निकट। हुगली मतलब बंगाल, है ना, हुगली मतलब बंगाल, बंगाल के निकट चिनसुरा है, वहां पर इसने स्थापना किया और यहाँ गुस्तावुल किला का निर्माण किया। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में या बिहार दरोगा में
क्वेश्चन पूछेगा, और इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बालासोर नागपट्टनम में 1658 में, फिर इसके बाद कासिम बाजार और पटना, जब बिहार है, बिहार की राजधानी है पटना, वहां पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रोनोलॉजी में अगर पूछेगा तो भी आपको, नाम पूछेगा तो भी आपके सामने में है, ईयर पूछेगा तो भी आपके सामने में है। हमने दोनों सेगमेंट आपको कवर करने का प्रयास किया है। अब डिपेंड करता है मित्रों कि आप इसको कैसे ले रहे हैं। मैं अपने तरफ से पूरी तरह आपके लिए समर्पित हूं, आप सफल हों ये मेरी कामना है। बाकी आप सफल होंगे ये आपका कार्य भी निर्भर करेगा। भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार ये लोग करने आए थे। भारत में जो व्यापार कर रहे थे मुख्यतः सूती वस्त्र और नील और सोरा का व्यापार निर्यात करते थे। भारत से सूती वस्त्र, नील और सोरा का निर्यात, मुख्यतः वस्तु कौन थी? सूती वस्त्र। ध्यान रखिएगा। कासिम बाजार में रेशम चक्की उद्योग स्थापित किए हैं। इस सब क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए मित्रों, आपके लिए ये उतना ही जरूरी है जैसे जिंदगी के लिए जल, है ना। एक छात्र के लिए सब्जेक्ट का हर कंटेंट उतना ही जरूरी है जैसे कि एक मतलब जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। बंगाल में पहली फैक्ट्री पीपली में स्थापित हुई, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इसके बाद बंगाल से मुख्यतः क्या निर्यात करते थे ये? सूती वस्त्र, रेशम, सोरा, अफीम, ये सब निर्यात करते थे। इसके बाद कोरोमंडल प्रदेश से सूती वस्त्र का, देखिए कोरोमंडल कभी कभी कंफ्यूजन होता है दोस्तों, तो ये देखिए ये हमारा भारत का, दक्षिणी भारत का इलाका है ना, दक्षिणी भारत, ये जो इलाका है ना इसको कोरोमंडल तट बोलते थे। क्या है ये? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट का नाम दिया गया, ठीक है। और ये जो इलाका है दोस्तों, ये इसको मालाबार कहा गया, मालाबार कहा गया। तो यहां से, चूंकि ये देखिए ये क्या है? अरब सागर है, ये है क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। तो कोरोमंडल तट से क्या हो रहा था? सूती वस्त्र का व्यापार हो रहा था। मालाबार से मसाले का व्यापार होता था। मालाबार ये तट, यहाँ पे कोचीन किन्नौर को केंद्र बनाया था व्यापार का, है ना। कोचीन और किन्नौर को केंद्र बनाया था, देख रहे हैं आप, मालाबार, कोरोमंडल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने सामुद्रिक एकाधिकार को तोड़ा। पुर्तगाली का जो सामुद्रिक एकाधिकार है, पिछला वीडियो अगर आप हमारा देखिएगा पुर्तगालियों का भारत आगमन, उसमें पुर्तगालियों ने समुद्र पे अपना एकाधिकार स्थापित किया। और जहां तक आपको मालूम है कि अकबर जो है उसको भी टैक्स देना पड़ा था। पुलिकट में स्वर्ण निर्मित पैगोडे सिक्के का प्रचलन करवाया। देखिए यहाँ क्वेश्चन आता है, पुलिकट में स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया इसने। इसके बाद बेदरा का युद्ध, ये सब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप। बेदरा का जो युद्ध है वो 1769 में हुआ, डच और अंग्रेज के बीच में हुआ है। बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेज के बीच में हुआ है, और ये युद्ध यह स्थापित कर दिया कि भारत में अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता सबसे आगे होगी और डचों की स्थिति खराब हो गई, है ना। इसके बाद हम चलते हैं डच के बारे में थोड़ा और है। पुलिकट के गैल्ड्रिया दुर्ग के अलावा कहीं भी कंपनी ने किलेबंदी नहीं की। किलेबंदी का मतलब बाउंड्री। डचों ने एकमात्र अपना फैक्ट्री पुलिकट के गैल्ड्रिया में अपना बाउंड्री करवाया, अन्यथा कहीं भी नहीं करवाया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो डचों को दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेल पर आधारित थी। और आपको मालूम है कि
डच कंपनी ने साझेदारों को जितना लाभ दिया, यूरोपीय कंपनी के इतिहास में आज तक किसी भी कंपनी ने अपने साझेदारों को इतना लाभ नहीं दिया। और आपको मालूम है 200 वर्षों में इसने 200 वर्षों में इसने कितना परसेंट, औसतन 18%, औसत 18% लाभांश दिया है। क्या दिया है दोस्तों? लाभांश दिया है, लाभांश दिया है। ये अपने आप में डच फैक्ट्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ये दोस्तों, ये जो वीडियो है मेरा, ये आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो पीटी का हो या मेंस के कंटेंट की बात हो, सब में आपको मददगार साबित होगा, बशर्ते आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग अंग्रेज के बारे में जानते हैं। अंग्रेज भारत आए, अंग्रेजों ने क्या क्या गतिविधियां की, किस प्रकार से उन्होंने अपने शक्ति का भारत में स्थापित किया, शक्ति को भारत में स्थापित किया। और अंग्रेज, एक समय ऐसा आया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में हो रही उठापटक का लाभ उठाकर उसने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और साम्राज्य को आगे बढ़ाकर एक सशक्त साम्राज्य का निर्माण किया, जिसको कॉलोनी कहते हैं, है ना। और भारतीय लोग गुलामी के जंजीर में जकड़ गए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप जानते हैं जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का शॉर्ट नेम है या उसका कोई अन्य नाम है? अगर आप समझ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही नाम है तो आप गलत है दोस्तों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कई सारे कंपनियों को मिलाकर बहुत लंबा नाम था इसका और शॉर्ट नेम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। और देखते हैं हम क्या क्या है। देखिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम था जब इस कंपनी की स्थापना हुई। और लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में 1599 में इस कंपनी की स्थापना हुई। एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, है ना, 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार इस कंपनी को दिया कि आप जाइए पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए, आपको एकाधिकार है व्यापार करने का, अन्य कंपनियां, ब्रिटिश की अन्य कंपनियां व्यापार नहीं करेगी। अब क्या हुआ, इसी में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक प्रबंधन समिति की व्यवस्था की गई। इस प्रबंधन समिति में क्या हुआ, एक निदेशक और एक उपनिदेशक थे। निदेशक को डायरेक्टर बोलते हैं, है ना। और इनका जो चुनाव है, एक निदेशक और उपनिदेशक का जो चुनाव है वो 24 सदस्यों के टीम द्वारा किया जाता था। यही संस्था आगे चलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहलाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल कहलाया। आप देखिएगा इतिहास के आगे क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसको क्या कहा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया, है ना। 1609 का चार्टर फिर जेम्स प्रथम द्वारा जारी किया गया। जो नया जो ब्रिटिश राजा बन के आया वो जेम्स प्रथम था। जेम्स प्रथम ने 1609 का चार्टर जारी किया और 1609 के चार्टर में कंपनी के जो 15 वर्ष का विशेषाधिकार दिया था एलिजाबेथ प्रथम ने, उसको आगे भी रेगुलेट करने पर बात मतलब मनवा लिया गया। इसके बाद कंपनी ये भी कहा कि किंतु अब व्यवसाय के राजसत्ता के लिए लाभप्रद होने की स्थिति में 3 वर्ष की पूर्व सूचना देकर कंपनी को भंग कर दिया जाएगा, ऐसा 1609 के चार्टर में कहा गया। अगर लाभप्रद की स्थिति है तो कंपनी को 3 वर्ष पूर्व सूचना दिया जाएगा और कंपनी को भंग कर दिया जाएगा, ये जेम्स प्रथम ने कहा। बात आगे बढ़ी। अब अगला जो राजा बनता है
है ना, चार्ल्स द्वितीय को कर्ज की जरूरत थी, और कर्ज में कंपनी ने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय राजा को 1,70,000 पाउंड कर्ज देकर, 1,70,000 पाउंड कर्ज देकर ये जो अधिकार था, ये जो अभी डाला गया था जेम्स प्रथम, जो महारानी एलिजाबेथ ने दी थी, उसके बाद जेम्स प्रथम ने दिया था, इस अधिकार को पुनः अपना प्राप्त कर लिया, और कंपनी को किला बनाना, सेना रखना, ये सब अधिकार मिल गया इसी के द्वारा। कौन? चार्ल्स द्वितीय के द्वारा। इसके साथ साथ दोस्तों कि पूर्व शक्ति के साथ युद्ध करने और संधि करने सबकी अनुमति मिल गई। इसके साथ साथ न्याय व्यवस्था का भी अधिकार इस कंपनी को दिया गया, चार्ल्स द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स द्वितीय के द्वारा। अब हम चार्ल्स द्वितीय के अलावा इसके बाद क्या हुआ है, देखिए 1688 में इंग्लैंड की क्रांति होती है ना, इंग्लैंड की क्रांति होती है जिसमें एक भी रक्त नहीं बहा और पूरे इंग्लैंड की व्यवस्था को बदला है इस क्रांति ने। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में सब आता है, हम उसमें अभी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, आप गौर से देखिएगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी ब्रिटिश प्रजा के लिए, है ना। विलियम तृतीय जो है वो राजा बने और उनकी पत्नी मैरी को संयुक्त रूप से शासक बनाया गया। विलियम तृतीय और पत्नी मैरी को संयुक्त रूप से शासक बनाया गया, और ये कंपनी के विशेषाधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये लोग अभी तक जो कंपनी को विशेषाधिकार प्राप्त हो रहा था ईस्ट इंडीज के साथ अखंड तरीके से विशेष व्यापार करने के लिए, इसके पक्ष में विलियम तृतीय, उनकी पत्नी मैरी नहीं थी। परिणाम क्या हुआ कि न्यू कंपनी का निर्माण हुआ। न्यू कंपनी नाम ही था कंपनी का नाम ही था न्यू कंपनी, उसी का निर्माण हुआ, और दोनों कंपनियों ने सुदूर पूर्व में, यानी इससे पहले जो कंपनी स्थापित हुई थी वो और न्यू कंपनी, दोनों ने सुदूर पूर्व में यानी पूर्व के इलाकों में व्यापार करने का निर्णय लिया, यानी व्यापार करना जारी रखा। फिर दोनों कंपनी में जो शत्रुता बढ़ गई तो 16 फरवरी 1694 को हाउस ऑफ कॉमन ने एक प्रस्ताव रखा, और हाउस ऑफ कॉमन के प्रस्ताव में कहा गया इंग्लैंड के सभी नागरिकों के लिए पूरब के व्यापार पर बराबरी का अधिकार है। क्योंकि इंग्लैंड के और भी लोग तो दबाव डाल रहे थे ना राजा पे कि भाई तुम ही एक ही दो आदमी को व्यापार करने के लिए दे रहे हो, बाकी और क्या करेगा, है ना। तो मजबूर होकर हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश की जो संसद है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा गया कि ब्रिटेन के सभी लोगों का पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार है, कोई एक कंपनी कैसे अपना हेजेमनी स्थापित कर सकती है। तब इसलिए न्यू कंपनी नामक संगठन बना। अंततः जो लॉर्ड गोडोल्फिन है, लॉर्ड गोडोल्फिन नाम है, इनके सहयोग से दोनों कंपनी के बीच समझौता हो गया। किसमें? न्यू कंपनी, और दूसरा कंपनी क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो शुरुआत में मैंने नाम बताया है, दोनों के बीच में समझौता हुआ। फिर 1694 में जो सरकारी हस्तक्षेप हुआ तो इसका दो अन्य कंपनी बनी जिसका नाम है जनरल सोसाइटी। एक कंपनी का नाम जनरल सोसाइटी और दूसरा कंपनी का नाम इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इन दोनों का विलय फिर अंततः 1708 में पुरानी कंपनी में कर दिया गया। पुरानी कंपनी में करने के बाद इनका नया नाम जो पड़ा है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग थ्रू द ईस्ट इंडीज, इसका नया नाम पड़ा, जिसको 1833 तक इसी नाम से जाना जाता था। और 1833 के चार्टर एक्ट में, आपको मैं बताऊंगा आगे कंपनी रिफॉर्म में या संविधान के जो संवैधानिक विकास है, हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हिस्ट्री का भी हिस्सा है, पॉलिटी का भी हिस्सा है। हम लोग बताएंगे आपको कि 1833 के चार्टर एक्ट में, है ना, कंपनी के साथ लगभग सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और उस कंपनी को, ये जो द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज है, इसका नाम बदल के शॉर्ट नेम किया गया, संक्षिप्त नाम किया गया, इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आप आज जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो 1833 में अपने इस रूप में आई। अभी तक आपने
कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी को ब्रिटिश राजा या उसकी संसद से मिला जो सुविधा है उसके बारे में जान रहे थे। अब हम चलते हैं दोस्तों कि कंपनियों को व्यापारिक सफलता क्या मिली भारत में। तो व्यापारिक सफलता क्या मिली इसको देखिएगा। ईस्ट इलाके में, पूर्वी देशों के इलाके में 1601 में कंपनी का जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचा। स्पाइस आइलैंड बोलते हैं इसको। इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचा। भारत में जो पहुंचा है, देखिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, बिल्कुल इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरा ये वीडियो आप अगर देख लीजिएगा, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, क्योंकि वीडियो देखते समय आप कलम और कॉपी दोनों लेके बैठिए, और दोनों जब भी जैसे मैं साइड होता हूं आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी संस्थान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, बस आपसे ही उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। एक एक सब्जेक्ट का एक एक पॉइंट हम आपके सामने में डील कर देंगे, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि अभी मेरा हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री समाप्त होगा, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, है ना, IR, सब सेगमेंट लगभग हम इसमें डाल देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते इसको आपको फॉलो करना होगा। भारत में हेक्टर नामक जहाज, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, किस जहाज से कैप्टन हॉकिंस आया? हेक्टर नामक जहाज से, है ना। कब आया? 1608 में आया। कहाँ, किसके नेतृत्व में आया? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया। कहां पहुंचा? सूरत पहुंचा। यानी कि हेक्टर नामक जहाज 1608 में, है ना, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत में सूरत में पहुंचा। ठीक है। इसके बाद एक चीज और यहां रखिएगा, नोट में मैंने लिखा है इसको, थल मार्ग से, थल मतलब जमीन के रास्ते से 1599 में जॉन मिल्डन हॉल, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। बीपीएससी या यूपीपीएससी या यूपीएससी, इसमें क्वेश्चन पूछता है। दरोगा सबका क्वेश्चन देखोगे अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछता है। बच्चा कहता है कि सर कहां से पूछ दिया, पता ही नहीं है, यहीं से पूछा है। हमारा वीडियो देख लोगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4-5 किताबों को कलेक्ट करके हमने नोट्स बनाया है और उसको लिख के हम आपके पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बशर्ते आप ईमानदारी से इसको पढ़िए। ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए, तो थल मार्ग से ब्रिटिश जो आए भारत में 1599 में जॉन मिल्डन हॉल के नेतृत्व में भारत पहुंचा था। इसको ध्यान रखिए। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। कैप्टन हॉकिंस कहां पहुंचा दोस्तों? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर के दरबार में पहुंचा। कहां जहांगीर के दरबार था? जहांगीर का दरबार कहां था उस समय? आगे बताएंगे हम। फिर जहांगीर के दरबार में पहुंचा और किस भाषा में बात किया? फारसी भाषा में बात की। अब बताइए, फारसी भाषा में बात करते ही जो मुगल बादशाह था वो खुश हो गया। अब खुश हुआ तो क्या दिया? देखिए क्या दिया। आगरा में बसने का जगह दिया, 400 की मनसब दी और इसके साथ साथ जागीर प्रदान किया। काहे नहीं कैप्टन हॉकिंस खुश होगा? उसको, अगर आप किसी के साथ जाते हैं, अगर आप किसी ट्राइब सोसाइटी में अगर आपको जाने का कभी मौका मिले और उसकी लैंग्वेज में आपको बात कर लीजिएगा, तो जनजाति लोग पता है आपको कलेजे पे सटा के रखेंगे, यानी कि तरहत्ती पे उठाएंगे, आपको इतना प्यार करेंगे क्योंकि आप उनकी भाषा बोल रहे हैं, है ना। भाषा का जो कन्वर्सेशन है ना, वो आदमी के अंदर जुड़ाव को बढ़ावा देता है और ये जुड़ाव ही आपको आगे बढ़ने में और दो व्यक्ति के बीच में या किसी दो देश के बीच में, विदेश नीति में भी आप देखिएगा कि भाषा, अगर आप जाते हैं, आप YouTube पर देखिए, जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो एक दो शब्द जो है वहां के शब्द बोल देते हैं। अमेरिका या रशियन हेड ऑफ स्टेट जब भारत आते हैं तो भारत का हिंदी में नमस्ते इन भारत बोल देते हैं। इससे क्या होता है? खुशी महसूस होती है भारतीयों को, अपनत्व। ये डिप्लोमेसी का तरीका है, ये डिप्लोमेसी का तरीका है। तो इसलिए ये तरीका अंग्रेजों ने अप्लाई किया, फारसी में बात किया, आगरा में बसने की जगह मिला, 400 की मनसबदारी मिली और जागीर भी प्रदान किया गया।
इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है दोस्तों। अब क्या हुआ, दक्षिण का पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित हो गया, मछलीपट्टनम में स्थापित हो गया। स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में हुआ। किसके बीच में, अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन मिडल्टन था, है ना। ये बात ये तय कर दिया कि पुर्तगाली भारत में अब स्थिति उनकी खराब हो चुकी है ना। और इसी से प्रभावित होकर जब स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने हराया, इससे प्रभावित होकर 1613 में थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने और मुगल दरबार में एक एडल्ची रखने की अनुमति मिल गई। कितनी बड़ी बात है ना। सूरत में स्थायी कारखाना किसके नेतृत्व में, थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में। कब, 1613 में अस्थायी कारखाना स्थापित करने, अब मुगल में एडल्ची रखने की अनुमति मिल गई। दोस्तों ये सब चीज ऐसा है जो आपको आपके जान से प्यारा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण टॉपिक ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम चलते हैं, अब आता है सर थॉमस रॉ। सर थॉमस रॉ जेम्स प्रथम का दूत था, और जेम्स प्रथम का दूत था जो अकबर के नाम से, है ना, अकबर के नाम से चिट्ठी लाया था ब्रिटेन से। लेकिन यहाँ पर आते आते अकबर की जगह पर कौन बन गया, जहांगीर बन गया राजा। चला तो था आप अकबर के नाम का चिट्ठी लेकर, लेकिन यहाँ पे आके देखा तो जहांगीर बन बैठा था। अब बेचारा मरता क्या न करता, क्या सोचे। अकबर के बारे में अलग विचार था कि अकबर बहुत ब्रॉड माइंडेड है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है, अकबर को महानता के रूप में देखा गया। और ये बेचारा यहाँ आया तो जहांगीर डरते डरते गया कहाँ, उसके अजमेर दरबार में पहुंचा। कब, 10 जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में पहुंचा, जहांगीर के दरबार अजमेर में पहुंचा। अब ये बेचारा, लेकिन जहांगीर भी काफी प्रभावित हुआ और गोलकुंडा के शासक फिर उन्होंने क्या किया, जहांगीर से जो प्रभावित हुआ विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने और दुर्गीकृत करने, यानी दुर्गीकृत मतलब बाउंड्री करने का, फैक्ट्रियों को बाउंड्री करने का जहांगीर से परमिशन मिल गया। अब ये तो सोने पे सुहागा है ना। गए थे डरते डरते, इतना बड़ा उपहार मिल गया, अब इसकी बड़ी बात क्या हो सकती है। इसके साथ साथ मछलीपट्टनम में डच और स्थानीय अधिकारों से तंग आकर अंग्रेजों ने 1626 में अरमान गांव में दूसरी फैक्ट्री खोली, है ना। और यहाँ भी असुविधाओं का सामना करना पड़ा अंग्रेजों को। अब फिर अपना ध्यान गोलकुंडा की ओर लगाया। जब गोलकुंडा की ओर लगाया तो गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान जारी प्राप्त हुआ, और सुनहरा फरमान के द्वारा क्या मिला, 500 पैगोडा सालाना अदा करने के लिए, है ना, 500 पैगोडा वार्षिक, 500 पैगोडा वार्षिक के बदले में पूरे राज्य के बंदरगाह में व्यापार करने की अनुमति मिल गई, है ना। 500 पैगोडा सालाना देगा अंग्रेज, किसको, गोलकुंडा के शासक को, और गोलकुंडा के इलाके में पूरे व्यापार करने का अनुमति मिल गया। ये फरमान कब दिया गया है, 1632 में दिया गया है, 1632 में दिया गया है। अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार की आज्ञा मिली, और 1634 के फरमान को फिर दोहराया गया अगला शासक के द्वारा या इन्हीं के द्वारा। इसके बाद 1633 में पूर्वी तट पर पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में 1633 में स्थापित किया अंग्रेजों ने। इसके बाद दोस्तों 1639 में फ्रांसिस डे नामक व्यक्ति ने, ध्यान रखिएगा एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया, और यहाँ पर एक किला का निर्माण किया। उस किला का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज बना, और यहीं पर अंग्रेजों की अपनी क्या बनाया, केंद्र बनाया, व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। कहां, मद्रास में, है ना, अंग्रेजों ने। और दोस्तों आप देखेंगे आगे कि 1633 में मैड्रिड की संधि, यहां ध्यान रखिएगा, मैड्रिड
मतलब यूरोप में है। मैड्रिड की संधि से पूर्वी क्षेत्र में अंग्रेज और पुर्तगालियों का संघर्ष समाप्त हो गया, है ना, संघर्ष समाप्त हो गया। और 1634 में भारतीय मतलब समझौते के तहत अंग्रेज और पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार में सहयोग करने पर सहमति से सुरक्षा प्राप्त हुआ। और इसका क्या हुआ पुष्टि, गोवा सूरत समझौते में हुआ दोनों के बीच में। इसका परिणाम जॉन फोर्थ और इंग्लैंड के राजा चार्ल्स एक प्रथम ने दोनों के बीच में संधि करवा के आपसी वैमनस्य को समाप्त कर दिया। अब जानते हैं जब दुश्मनी समाप्त होती थी ना रजवाड़ों में, एक दूसरे से वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता था। चंद्रगुप्त के बारे में आप जानिएगा कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों से किया, है ना। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री वाला हम पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे। इसमें भी वही कंडीशन हुआ। देखिए जब ये मामला अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में मामला संघर्ष समाप्त हो गया मैड्रिड की संधि से, तो परिणाम क्या हुआ कि 1661 ईस्वी में कहा गया कि चलो हमारी बेटी आपके घर में बहू बन के जाए, और अंग्रेजों ने कहा कि चलो हमारा बेटा आपका दामाद बन जाए, झगड़ा ही खत्म हो जाए, है ना। बेटी दामाद के झगड़े में राजा अपना क्यों बर्बादी करे। इस बर्बादी का परिणाम हुआ कि दोनों में मित्रता संबंध स्थापित हो गए। और यहाँ पे देखिएगा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई। चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के राजकुमार थे और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन थी। दोनों में शादी हुई और दहेज में बंबई द्वीप मिला। किसको, चार्ल्स द्वितीय को, जो ब्रिटेन के राजकुमार थे, उनको दहेज में बंबई द्वीप मिला। बंबई द्वीप जो दहेज में मिला तो बेचारा उतना दूर से क्या करता, उसके देश की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक, है ना, किराए पर बंबई को अंग्रेजों के अधीन कर दिया। जब बंबई को अंग्रेजों के अधीन किया गया, यानी कि कंपनी के अधीन किया गया, तब 1687 में सूरत की जगह बंबई को कंपनी ने अपना मुख्यालय बनाया। दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने आगे अपना पैर पसारा है और स्थायित्व प्रदान किया है। इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और वो बढ़ते इसलिए हैं क्योंकि महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर और बालासोर के बाद 1651 में, है ना, व्यापारिक कोठी हुगली में ब्रिजमैन के अधीन स्थापित की गई। 1651 में, एक मिनट, हुगली में 1651 में कोठी स्थापित की गई। किसके, ब्रिजमैन के नेतृत्व में। ब्रिजमैन के नेतृत्व में, ब्रिजमैन के नेतृत्व में व्यापारिक कोठी स्थापित की गई, है ना। इसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार, इसके बाद कहां कहां है, पटना, ढाका, कासिम बाजार, है ना, इस सब तरह व्यापारिक कोठी स्थापित की गई, है ना। और यहां से मुख्यतः व्यापार क्या होते थे, यहां से जो व्यापार होते थे, व्यापार क्या होते थे दोस्तों, यही तो आपको जानना है। व्यापार क्या होता था, मुख्यतः रेशम, सूती कपड़े, है ना, क्या था, रेशम, सूती कपड़े, रेशम, सूती कपड़े, सोरा, इसके बाद चीनी, ये सब व्यापार हुआ करता था, है ना। और 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पोरबंदर तक की सभी बस्तियां किसके अधीन कर दिया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया। वही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो चंद्रनगर के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था और वहां पर किला बनाया था जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। अब 1669 में 59 में
सॉरी 1669 में सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर जेराल्ड ओंगियार को बनाया गया। क्या बनाया गया? जेराल्ड ओंगियार को। 1669 में सूरत का प्रेसिडेंट और कंपनी का नहीं, मुंबई का गवर्नर, अभी तो गवर्नर का नाम नहीं है, मुंबई गवर्नर किसको बनाया गया? जेराल्ड ओंगियार को बनाया गया। जेराल्ड ओंगियार को बनाया गया, है ना। और इन्होंने क्या किया? इसने संचालक समिति को एक पत्र लिखा। उस पत्र में कहा कि अब समय का तगाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंधन करें। ये महोदय कह रहे हैं कौन? जेराल्ड ओंगियार। इनको मालूम नहीं है कि अभी ब्रिटेन के इस अधिकारी को मालूम नहीं है कि अब यो समय है जहां पे औरंगजेब भारत में अभी मुगल शासक है। इस महोदय के कहने का कंपनी ने स्वीकार किया बात को। 87 में मद्रास के प्रधान को लिखा। कंपनी ने इसकी बात को स्वीकार करते हुए मद्रास के प्रेसिडेंट को कहा कि आप असैनिक और सैनिक शक्ति का ऐसा शासन कायम कीजिए, है ना, तथा उसकी शक्ति प्राप्ति के लिए इतनी विशाल आय निकालिए और बनाए रखिए जो सदैव के लिए भारत में एक विशाल सुगठित सुरक्षित अंग्रेजी राज्य की नींव बना सके। ये महोदय के कहने पर कंपनी ने इस बात को प्रेफर किया। सर जोशुआ चाइल्ड इस नवीन नीति के लिए उत्तरदायी था, है ना। इस नवीन नीति के लिए सर जेसुआ क्या नाम है इसका? चाइल्ड। सर जेसुआ चाइल्ड, है ना, इस नीति के लिए जिम्मेदार था। और किंतु सर जॉन चाइल्ड ने दिसंबर 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुख्यालय बंदरगाह पर घेरा डाला। सर जॉन चाइल्ड, है ना, ये इस नीति के निर्माता हैं और जो एक्शन लिए हैं वो एक्शन लेने वाले का नाम है सर जॉन चाइल्ड। चाइल्ड ने क्या किया है? बंबई और पश्चिमी समुद्री तट, बंबई और पश्चिमी समुद्री तट पर 1688 में, है ना, 1688 में डेरा डाला। डेरा डालने का मतलब है कि वहां पर अपना आगे बढ़ने के लिए, उसको इलाके को अपने कवर अप करने के लिए वहां स्थापित हुआ। अब क्या है, कई मुगल जहाजों को पकड़ लिया इसने। मुगल जहाज को पकड़ लिया, मक्का जाने वाले धर्म यात्रियों को बंदी बना लिया, है ना, अपने कप्तान को लाल सागर और फारस की खाड़ी सेना पर भेजा। परंतु आपको मालूम है कि भारत में औरंगजेब का शासन है, कैसे आप कोई काम करने देगा। उसमें भी धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर था अंग्रेज औरंगजेब। परंतु औरंगजेब की सेना के द्वारा इसको पराजित कर दिया गया, है ना। औरंगजेब की सेना द्वारा पराजित हुआ, है ना। औरंगजेब की सेना के द्वारा ये पराजित हो गया। अब दोस्तों जब पराजित हुआ तो इनके पास क्या बचा? धोबी की कुत्ता न घर के न घाट के। इनको सोचना चाहिए कि जो शासक अभी भारत में है औरंगजेब, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है।
उसके से आप पंगा ले रहे हैं, तो परिणाम तो आपको नजर आएगा ही ना। तो अब क्या हुआ कि अंततः जॉन चाइल्ड को अंग्रेज से माफी मांगने पड़ी, अंग्रेज से माफी मांगा और सभी पकड़े गए जहाज को लौटाना पड़ा, हर्जाने के रूप में 1.5 लाख रुपया देना पड़ा। किसको? सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब को 1.5 लाख रुपया हर्जाना दिया, फिर छोड़ दिया, माफ कर दिया। देखिए 1633 से 63 के बीच अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? मुगल संरक्षण में, है ना, शांति पूर्वक व्यापार करना। तो फिर वही 1683 से 85 में स्थानीय शक्तियों के साथ विवादों और यूरोपीय अन्य कंपनी के साथ झगड़ों में व्यस्त हो गया कंपनी। अब इस व्यस्तता के कारण इसने अपनी ट्रैक को चेंज कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों, बंगाल में हम है अंग्रेजी शक्ति का विकास। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति के विकास में हम लोग देखते हैं क्या क्या हो रहा है। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति के विकास के संदर्भ में हमने ऑलरेडी बंगाल वाले सेगमेंट में आपको बता रखा है, इसलिए इसमें ज्यादा हम आपको बताने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि बंगाल में बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति, आप बंगाल जो राज्य है, जो मैंने एक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, उस पर आप पढ़ लीजिएगा और वहां से फिर आपको मिल जाएगा। देखिए कुछ आपको हम फैक्ट बता देते हैं, है ना। 1700 में स्थापित बंगाल में, है ना, 1700 में स्थापित 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम कहां था? फोर्ट विलियम कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहां है? कलकत्ता में। कलकत्ता में, है ना। फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट नाम क्या था? सर चार्ल्स आयर। सर चार्ल्स आयर बने, है ना। पहले प्रेसिडेंट कौन बने? सर चार्ल्स आयर बने। एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों कि फोर्ट विलियम जो है इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर, है ना। इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर, इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर, है ना, फोर्ट विलियम का नाम रखा गया। इसके बाद वेलेस्ली के समय इस फोर्ट विलियम में, है ना, हम दिखाते हैं। वेलेस्ली ब्रिटिश गवर्नर था के समय वेलेस्ली के समय यहां पे क्या हुआ है? भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती के लिए भारतीय नागरिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में आईसीएस बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में आईसीएस बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना। भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को
युवकों को क्या किया जाता था? प्रशिक्षित किया जाता था। देखिए क्या हो गया, ये पूरा डिलीट ही हो गया, मामला खराब हो गया। मैं फिर से बता देता हूं कि फोर्ट विलियम की स्थापना फोर्ट विलियम कहाँ? कलकत्ता में, है ना। स्थापना को ही 1700 ईस्वी में। इसके प्रथम प्रेसिडेंट जो हैं वो चार्ल्स आयर थे, सर चार्ल्स आयर। डिलीट हो गया है ना। और विलियम, फोर्ट विलियम का जो नामकरण है वो इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर, विलियम तृतीय के नाम पर इसका नामकरण किया गया। देखिए और क्या हुआ है, वेलेस्ली के समय आईसीएस में भर्ती हुए, आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय नागरिक सेवा में, आईसीएस में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित किया जाता था, है ना। कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की है। कलकत्ता नगर की स्थापना पूछता है एग्जाम में, कौन किया है? जॉब चार्नॉक ने। जॉब चार्नॉक ने किया है। कलकत्ता पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित हुआ, है ना। कलकत्ता पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित हुआ, है ना, जो 1774 से 1911 तक 1774 से 1911 तक ब्रिटिश राजधानी रही। ब्रिटिश राजधानी रही। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अब कुछ ऐसे चीज हैं इसमें जो काफी रेलेवेंट है और मैं उसके संबंध में आपसे बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए कुछ नोट है इसमें, नोट में समझिएगा। जैसे नारिश मिशन, एक है नारिश मिशन। नारिश मिशन, नारिश मिशन जो आया है वो 1698 में आया है। अभी है क्या 1698 में नारिश मिशन? देखिए विलियम तृतीय ने 1698 में विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी कायम की जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जाना गया। कंपनी ने व्यापारिक सुविधा के लिए, है ना, सर विलियम नारिश को औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा, किंतु सफलता नहीं मिली। यानी कि
जो इंग्लिश कंपनी है, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट, ये कंपनी था। चूंकि विलियम तृतीय ने कई सारी कंपनी बनाई थी, उसमें से एक कंपनी था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट, इन द ईस्ट होगा। यहाँ पे एक मिनट मैं इसको सुधारूं, इन द ईस्ट, है ना। इस कंपनी ने है ना विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में व्यापारिक सुविधा के लिए, व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए भेजा, किंतु असफल रहा, है ना। इसी अभियान को नारिस मिशन कहते हैं। विलियम नारिस के नेतृत्व में किसने भेजा था? इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इसकी स्थापना किसने की थी? विलियम तृतीय ने किया था। इसके बाद है जॉन सरमन मिशन। जॉन सरमन मिशन, ये जो मिशन है 1715 में आया। 1715 में क्या किया? देखिए, जॉन सरमन के नेतृत्व में ही एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन सर्जन, ख्वाजा सैदुद्दीन आर्मेनिया का दुभाषी था। कंपनी का दूत मंडल मुगल दरबार में औरंगजेब के समय आया। औरंगजेब के समय विशेषाधिकार का औरंगजेब के समय जो विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसे पुनः प्राप्त करने आया था, है ना। और आपको मालूम है इसमें सफलता मिली, और इसी सफलता में, है ना, सर जॉन सरमन के नेतृत्व में ही आया था। इसलिए जॉन सरमन मिशन। क्या औरंगजेब के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापारिक सुविधा मिली थी, है ना, और इसी सुविधा को और आगे बढ़ाने के लिए 1715 में आया। आपको मालूम है दोस्तों कि 1715 में आया और इसे सफलता मिली, और फारुखसियर द्वारा, है ना, और फारुखसियर द्वारा इसको क्या मिला है? इसको द्वारा 1717 में शाही फरमान मिला, है ना। शाही फरमान मिला मतलब ये सफल हुआ सर जॉन सरमन ने, है ना। और इसके बाद इतिहासकार आर्म ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। ये जो शाही फरमान है इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा कहा गया किसके द्वारा? इतिहासकार आर्म ने। है ना, इतिहासकार आर्म ने इस शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। और आपको मालूम है इसके बाद जो कंपनी ने अपना करामात दिखाया वो अपने आप में
अलग व्यवस्था स्थापित करता है। इसके बाद बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने अंग्रेज को 38 गांव दिए जाने का विरोध किया था और आपको पता है उसके बाद ही अंग्रेजों में और उसमें बनना बंद हो गया। दोस्तों, अंग्रेजों का जो बेसिक चीज है हमने आपके साथ यहाँ शेयर किया है। अब आशा करता हूं कि अंग्रेजों से संबंधित आपका जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा एक भी नहीं छूटेगा, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं वो प्रोवाइड कराने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम आगे मिलते हैं डेन के साथ, डेन जो डेनिश लोग थे वो, और इसके बाद फ्रांसीसी के साथ। फिर अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।